गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। तो आज एक बार फिर हम अपने चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आगे थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये पूरे वीडियो को खूब अच्छी तरह से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आता है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। ओके, तो आज आते हैं परमाणु और अणु में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो इसकी संयोजकता क्या होती है। पहले हम किसी तत्व की संयोजकता के बारे में बात करते हैं कि संयोजकता होती है जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैलेंसी मतलब इसका जो डेफिनेशन होता है, किसी भी तत्व के, कोई भी तत्व है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, सोडियम है। अब सोडियम को हम आप ले लेते हैं सोडियम। अब सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, ठीक है ना। तो जो अष्टक का नियम है, अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपनी कक्षा को संतृप्त रखना चाहता। संतृप्त मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब उसके लिए क्या करेगा, या तो ए 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट करे, 1 को लेफ्ट करे या 7 को ग्रहण करे। तो अब क्या है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है इन कंपैरिजन टू 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इसीलिए क्या करता है, ए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसके ऊपर एक धन आयन आ जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो संयोजकता होती है +1 हो जाती है। इस तरह से किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा है सोडियम की जो Na मतलब सोडियम की जो संयोजकता है वो +1 है, इसीलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 7 आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, ए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन को ये रिमूव करता तो इसके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, और इसकी जो वैलेंसी है वो -1 हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी संयोजकता अलग अलग होती है। तो एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पावर आ जाएगा +2, ठीक है ना। तो इस तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम का भी 20 है, ये भी 2, 8, 8, 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का, इस तरह से जो हम एलिमेंट्स यहाँ लिए हुए हैं, इन सब के जो बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके संयोजकता बताते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो आप, मैग्नीशियम का 2 है, यहाँ पे 2 प्लस पॉजिटिव चार्ज, कैल्शियम का 2 है तो यहाँ भी +2 चार्ज है, एल्युमिनियम का 3 है तो यहाँ पे +3 चार्ज है, आयरन का 3 है तो यहाँ +3 चार्ज। अब ऑक्सीजन का अगर लेते हैं O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अब 8 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो यहाँ से आता है 2 और 6। अब 2, 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके आउटर और मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इस तरह से ऑक्सीजन की जो संयोजकता हो जाएगी वो -2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 2 हैं, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो -2 चार्ज आता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या को हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे कुछ तत्व दिए हैं जिनकी संयोजकता यहाँ पे दर्शाई गई है। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट आते हैं सरल यौगिक सूत्र। अब सूत्र कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास कोई यौगिक है उसका सूत्र किस प्रकार से लिखा जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक यौगिक का नाम बता रहा हूं कि हमें उसका सूत्र लिखना है,
तो किस भाषा में कैसे लिखा जाए इसके हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमें लिखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिखना है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखना है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र हमें लिखना है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसे हमें लिखना है, इसका सूत्र। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है, क्लोरीन। अब हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, +1 है, ठीक है ना, और क्लोरीन के ऊपर क्या है, -1 है, ठीक है ना। अब क्लोरीन के ऊपर +1 है, यहाँ पे -1 है। अब यहाँ से जो इसका एलिमेंट है, यहाँ से एलिमेंट इसका वैरी होगा, ठीक है ना, यहाँ पे इसका क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे इसका 1 है, इसका भी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होता है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम +1 यहाँ लिख दें, +1 और -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ क्लोरीन का भी -1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल्स होंगे और हाइड्रोजन के भी 1 मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसका जो सरल यौगिक सूत्र हो जाएगा HCl। इसे हम इसे लिखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होगा वो HCl हो जाएगा, सी, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें देखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड में हाइड्रोजन आता है और सल्फर आता है, ठीक है ना। अब सल्फर के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अब इसका हम वेरिएशन करेंगे, यहाँ से वेरिएशन करेंगे तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ सल्फर का कितना मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है, 1, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 1 है, ठीक है ना। अब इसके चार्ज को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है ना। इसके चार्ज को हमें रिमूव करना है, मतलब ये 2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमें 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और +2 नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लें, कितने मॉलिक्यूल्स लें, 2 मॉलिक्यूल्स, और सल्फर का अगर 1 मॉलिक्यूल्स लें, तो जो इसका आयन है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, और जो हमारा एलिमेंट्स होगा वो न्यूट्रल मिलेगा। इससे इसका फार्मूला हो जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, समझ में आ रहा सभी को। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देते हैं। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में C और Cl है, ठीक है ना, मतलब कार्बन और क्लोरीन है। अब कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव यहाँ से चार्ज है, ठीक है ना, 4 पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। हमें ये बैलेंस होना चाहिए, ये बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है और वहाँ पे 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन का 1 मॉलिक्यूल्स लेंगे, लेकिन क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूल्स लेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो यहाँ ये +4 और ये हो जाएगा -4, दोनों बैलेंस होके 0 हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होगा CCl4, इसे बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी यौगिक है, ठीक है ना, उसका हम सरल यौगिक सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से बैलेंसी को ध्यान में रखते हुए। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें लेना है Mg और क्लोरीन, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब इसके बैलेंस करना है, -1 है, तो इसका मतलब क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2, और यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 1। तो यानी इसका फार्मूला हो जाएगा MgCl2। इस तरह से इसका हम फार्मूला यहाँ पे बना सकते हैं। यौगिक का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब आता है कि कुछ बहुपरमाणुक हैं, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड का दिया हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का भी हमें करना है बैलेंस। मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है, 2 है। अब हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और जो 3 का एलसीएम होता है 6, कितना होता है, 6।
अब यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 यानी यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और 2 3 जा 6 यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एल्युमिनियम का जो फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन के लिए 2, हाँ, तो अब मॉलिक्यूल्स को अगर देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ से एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखो ये 3 है, तो यहाँ से इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Al2O3, ठीक है। यहाँ से इसका ये फार्मूला हमें फाइंड आउट हो जाएगा Al2O3, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से इसका जो फॉर्म Al2O3 और ये हमें इसका सूत्र मिल जाएगा। इस तरह से हम यौगिक का सरल सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर कुछ बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक हैं, जैसे कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर बहुत परमाणु हैं, तो ऐसे यौगिकों का हमें सूत्र फाइंड आउट करना, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे हमारा है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट में सोडियम आता है और NO3 आता है, ठीक है ना। ये सोडियम नाइट्रेट है, इसका फार्मूला। अब सोडियम के ऊपर जो है एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका फार्मूला जाएगा NaNO3, और ये है फार्मूला सोडियम नाइट्रेट का। किसका फार्मूला है, सोडियम नाइट्रेट का। अब यहाँ पे बहुपरमाणुक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसे बहुपरमाणुक बोलते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेना है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। यहाँ कैल्शियम है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं कैल्शियम का क्या है, कितना 2 है, और हाइड्रोक्साइड का कितना है 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा CaOH का ट्वाइस, ठीक है। अगर हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है यानी K और OH, ठीक है। अब OH के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से हो जाएगा इसका फार्मूला KOH, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेना है तो Mg और OH, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होगा MgOH का ट्वाइस। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुपरमाणुक जो हमारे पास आयन वाले यौगिक हैं उनका हम सरल रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। इस तरह से अगर हमें किसी भी यौगिक का सूत्र लिखना हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम यौगिक के सूत्र को लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे। पहले हमने बात किया संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। दूसरा हम सरल यौगिक का सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ इसको हमने बताया कि किस तरह से हम प्रयोग करके उनके संयोजकता का प्रयोग करके उनके ऊपर आयन को न्यूट्रल करके हम कैसे सरल यौगिक का सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। सिमिलरली हमें बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक का भी उनके जो चार्जेज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होने चाहिए, उनको बैलेंस करके हम उनका सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो लगभग आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट अपडेट करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।